बाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहता है जो बाइल है वो एक दिन के अंदर यूजुअली 800 से 1200 जो ml पर डे रिलीज होता है। कितना? 800 से 1200 ml पर डे लीवर से इतना आएगा, कुछ वो स्टोर हो जाएगा और बाद में ड्यूडेनम में चला जाएगा। मतलब एक दिन में ड्यूडेनम में 800 से लेके ये 1200 ml तक वहां पे जाता है। ठीक है, फिर ये कहता है कि ये बाइल जो है ये काम क्या करता है, इसकी पीएच कितनी होती है, ये किन किन से मिलके बना हुआ होता है, उसके बारे में हम बात करें। तो पहले हम इसकी पीएच के बारे में बात कर लें। तो ये कहता है यह इसकी लीवर जो बाइल है उसकी पीएच जो है 7.5 से 8.5 के करीब होती है। कोई बुक इसको 7.6 से 8.6 भी बताएगी, तो वो एक ही बात है, 7.5 और 8.5 या 7.6 8.6 दोनों कभी भी इतने ऑप्शन में नहीं आएंगे कि 7.5 होती है कि 7.6 होती है। नहीं, वो या तो 7.6 देगा या 7.5 देगा, तो आप समझ जाओगे। अब ये आपको पता है ये क्या है, यह एल्केलाइन है। कौन सी पीएच है इसकी? एल्केलाइन। अब आपसे मैं पूछूं ये एल्केलाइन क्यों है, तो ये बाइकार्बोनेट की वजह से है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टमक के बाद में जितने भी सिक्रेशन होंगे, चाहे वो पैनक्रिएटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, चाहे वो बाइल है, वो सब नेचर के अंदर कैसे होंगे? एल्केलाइन होंगे। कैसे होंगे? एल्केलाइन। तो ये भी एल्केलाइन है 8SCO3 की वजह से, और 7.5 से 8.5 इसकी पीएच होती है। अब अगर हम बात करें कि ये जो बाइल है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसके बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं। ये कहता है जो हमने वहां पे फैट लिया है, जो फैट हमने लिया है वो फैट जो है वो जब तक उसको बाइल नहीं मिलेगा तब तक वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। कैसे? आपने कभी देखा हो पानी के अंदर हम कोई तेल या घी डाल देते हैं तो वो ऊपर ही अलग ही तैरता रहता है। हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि यार इसके ऊपर कुछ चिकनी चीज वहां पे पड़ी है, हो सकता है घी है, हो सकता है तेल है, लेकिन पानी के ऊपर वो तैरता रहता है। वो तैरता क्यों रहता है? क्योंकि वो पानी के अंदर घुला नहीं है। ये पानी के अंदर फैट या जो तेल है, मतलब जो हम यूजुअली बोलते हैं कि वहां पे फैट या ट्राइग्लिसराइड्स जिसको बोलते हैं, तो वो हम किसको बोलते हैं? फैट प्लस ऑयल। भाई जो फैट और ऑयल है उसको हम ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। तो ये कहता है कि ये जो हम जितना भी हमने फैट या ट्राइग्लिसराइड अपनी डाइट में लिए, जो हमने घी खाया है, तेल खाया है, जो फैट खाया है, वो सब जब हम वहां पे स्टमक से आगे की तरफ गया तो वहां पे हमने देखा कि गैस्ट्रिक लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज, वो हल्का सा वहां पे डाइजेशन करते हैं, कोई 10-15% डाइजेशन करेंगे। जो पीछे 80-85% जो पीछे बच गया उनका डाइजेशन कौन करेगा? तो उनका डाइजेशन जी इंटेस्टाइन के अंदर होगा। अब इंटेस्टाइन में कराने के लिए वो कहता है कि पहले हमें इस जो हमने वहां पे फैट या ऑयल लिया है उसको हमें पहले वाटर सोल्यूबल बनाना पड़ेगा। उसको क्या बनाना पड़ेगा? वाटर सोल्यूबल। वो वाटर सोल्यूबल जब तक नहीं होगा तब तक उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, और जब तक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये कहता है कि ये ऊपर ही ऊपर क्यों तैरता रहता है, ये पानी में घुलता क्यों नहीं है? तो ये कहता है कि वहां पे उनका जो मतलब सरफेस टेंशन, जिसे हम हिंदी के अंदर पृष्ठ तनाव बोलते थे, अगर आपने साइंस के अंदर पहले कभी सुना हो, तो ये कहता है वर्ड आता है सरफेस टेंशन, एक वर्ड आता है सरफेस एरिया। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जिसका एरिया कम होगा उसकी टेंशन ज्यादा होगी, जिसकी टेंशन ज्यादा होगी उसका एरिया कम होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अभी मैं ये बात आपको कह रहा हूं कि जो फैट और ऑयल जो आपने लिया है उसकी अभी तक सरफेस टेंशन जो है वो ज्यादा है, वो वाटर से उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसलिए वो वाटर के ऊपर ऊपर हमें तैरता हुआ दिखाई देता है। वो वाटर के अंदर घुलता नहीं है क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन अभी ज्यादा है।
ठीक है। जब उसकी सरफेस टेंशन वाटर के बराबर हो जाएगी तो वो वहां पे उसके साथ मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है। जब इसकी सरफेस टेंशन वाटर से ज्यादा है तो इसका सरफेस एरिया वाटर से क्या होगा, कम, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है। मैं कह रहा हूं सरफेस टेंशन ज्यादा है तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया क्या है, वाटर से कम है। अब ये कहता है कि इस सरफेस टेंशन को वाटर के बराबर लाने के लिए, वाटर के बराबर लाने के लिए हमें बाइल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, बाइल की जरूरत पड़ती है। बाइल ऐसा क्या करेगा, बाइल कहता है कि इसकी सरफेस टेंशन को कम कर देगा। कैसे करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा देगा। जैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा इसकी सरफेस टेंशन कम होगी। जब इसकी सरफेस टेंशन वाटर के बराबर आ जाएगी तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। बाद में इसका क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा और इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये काम कौन करवाता है, बाइल कराता है। कौन कराता है, बाइल। जब तक कहता है कि इसकी जो फैट और ऑयल है अगर उसको वाटर सोल्यूबल नहीं बनाया तो जो हमने पिछली क्लास में जो पैनक्रिएटिक लाइपेज पढ़ा था जो कि फैट और ऑयल का डाइजेशन कराएगा वो वहां पे नहीं हो पाएगा जब तक ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगा। और इसको वाटर सोल्यूबल कौन बनाएगा, बाइल बनाएगा। कौन बनाएगा, बाइल। अब इस वाटर सोल्यूबल या इसकी सरफेस टेंशन को कम करना, सरफेस एरिया बढ़ाना, इसको हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या वर्ड यूज कर देते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो ये कहता है बाइल क्या करता है, जो फैट का इमल्सिफिकेशन करा देता है। फैट का क्या करा देता है, इसको हम बोल सकते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। जो फैट और ऑयल लिया है उसका इसने क्या करा दिया, इमल्सिफिकेशन करा दिया। इमल्सिफिकेशन अब आपको पता लग गया, कुछ नहीं, इसको वाटर सोल्यूबल कर दिया। कैसे कर दिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जिससे इसकी सरफेस टेंशन कम होगी और इसका अब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ये काम बाइल ने किया। इसको हमने मतलब टर्म के अंदर बोल दिया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। उनका इसने क्या करा दिया, इमल्सिफिकेशन। और जब ये इमल्सिफिकेशन इसका हो गया तब इसका क्या हो जाएगा, अब वहां पे डाइजेशन हो जाएगा पैनक्रिएटिक लाइपेज के द्वारा और वहां पे बाद में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो बाइल क्यों जरूरी है, बाइल कहता है फैट के इमल्सिफिकेशन करने के लिए जरूरी है, फैट को वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए बाइल वहां पे जरूरी है। ये हमारा मेन काम है। इसके अलावा यह डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो वो तो ऑफ कोर्स करेगा, जैसे ही वाटर सोल्यूबल होगा तो इसने हेल्प कर दिया, अब उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये इसका वहां पे फंक्शन हो गया मेन, कि ये इमल्सिफिकेशन करा देगा किसका, फैट और ऑयल का। तो ये आपने उसका फंक्शन भी देख लिया। अब ये कहता है भाई ये जो बाइल है ये किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, बाइल है वो किन किन चीजों से मिलके बना है। तो अब हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं, भाई बाइल में क्या क्या चीजें वहां पे है। तो ये कहता है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन के अंदर ये कहता है वही सेम चीज है कि बाइल के अंदर हमें वहां पे दो चीज देखने को मिलेगी। एक तो वाटर देखने को मिलेगा, दूसरा वहां पे सॉलिड्स देखने को मिलेंगे। तो वाटर वो कहता है 97.6% वहां पे आपको वाटर देखने को मिलेगा। तो उसके अलावा 2.4% आपको वहां पे सॉलिड्स देखने को मिलेंगे। तो ये वाटर का तो अब आप क्या पढ़ोगे, वाटर तो देखने को मिल रहा है तो है वो, ठीक है। अब बात आ गई सॉलिड्स की। तो अब ये कहता है जो ये सॉलिड्स है ये अगर हम इनको अलग अलग देखें तो ये कहता है सॉलिड्स के अंदर वो कहता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक में वही HCO3 है, सोडियम पोटाशियम कैल्शियम क्लोराइड, उनके बारे में है। तो HCO3 सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, इनके बारे में, इनमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हमें HCO3 का पता है कि ये pH जो है उसको क्या करवाता है, जो है एल्केलाइन बनाता है HCO3। तो ये बात हमने यहाँ पे बता दी। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये कहता है ऑर्गेनिक के अंदर आपको वहां पे कई चीजें देखने को मिलेगी बाइल के अंदर।
तो कहता है पहली चीज आपको बाइल के अंदर क्या देखने को मिलेगी, बाइल साल्ट्स देखने को मिलेंगे, बाइल साल्ट्स देखने को मिलेगा। फिर आपको बाइल पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर आपको बाइल में कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, ठीक। इसके अलावा वहाँ पे आपको फोस्फोलिपिड जो है वो देखने को मिलेंगे, और उस फोस्फोलिपिड्स में से एक का नाम होता है लेसिथीन, लेसिथीन, ठीक है। इन चार चीज़ों से मिलके यूजुअली जो बड़ा अगर हम अंदाजा लगाएं तो वो हमें बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फोस्फोलिपिड्स है, जिसके अंदर लेसिथीन वहाँ पे हमें मेन जो है देखने को मिलता है। वैसे तो आप लेसिथीन, ये जो आपका लंग्स की मैच्योरिटी के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हम स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं, वो लेसिथीन और स्फिंगोमाइलिन जो है फोस्फोलिपिड्स है उनके लिए देते हैं, जिससे कि लंग्स की मैच्योरिटी होती है, गायनिक का है। यहाँ पे इसका बाइल के अंदर यूज जो है वो हम देखेंगे। तो ये कहता है बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड्स, यूजुअली वो इन ज़्यादा जो सॉलिड्स है उनसे मिलके ये बाइल बनता है। तो बाइल सॉल्ट्स कौन से हैं, बाइल पिगमेंट कौन से हैं, कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड्स का क्या यूज़ है। तो ये कहता है जो कोलेस्ट्रॉल और जो फोस्फोलिपिड्स का जब हम यूज़ की बात करते हैं तो कहता है पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स को देखेंगे। ये कहता है ये जो कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड्स है यह लुब्रिकेंट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं। लुब्रिकेंट का काम इसलिए करते हैं कि ये इसको वहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे इसको लुब्रिकेंट रहेगा ताकि ये वहाँ पे जम ना सके, क्या नहीं हो सके, जम नहीं सके। अगर ये वहाँ पे सॉलिड बन गया, बाइल को ये सेमी लिक्विड रखता है या सेमी सॉलिड गाढ़ा टाइप रखता है, सूपी टाइप, अगर ये वहाँ पे जम गया तो स्टोन बना लेता है। क्या बना लेता है, स्टोन। तो ये इसको एज लुब्रिकेंट या लिक्विड फॉर्म के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं, लिक्विड फॉर्म में। ये दोनों भी रखते हैं और कुछ जो है रोल बाइल साल्ट्स का भी होता है, लेकिन पहले हम इन दोनों की बात कर लें। तो ये लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं। लुब्रिकेंट्स का काम कैसे करेंगे, ये कहते हैं इनको ये लिक्विड फॉर्म में रखता है। तो कोलेस्ट्रॉल और फोस्फोलिपिड जो है ये एज ए लुब्रिकेंट का काम करते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर इनको रखते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड, तो ये इन दोनों से भी मिलके ये बना होता है। अब पीछे जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स की, ठीक। तो अब हम कहता है बात करते हैं बाइल सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये कहता है कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं, आपको पता है सोल्ट कैसे बनते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है, जिससे वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सोल्ट वहाँ पे बनने हुए देखते हैं। ये कहता है लीवर से जो है वहाँ पे जो पहले बाइल में बाइल एसिड्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बाइल एसिड्स। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले क्या निकलते हैं, बाइल एसिड्स। यह बाइल एसिड जब इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तो वहाँ पे बेस जो वहाँ पे एल्केलाइन उनको मिलते हैं, ये उनके साथ जो है फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे सोल्ट बना लेते हैं। तो बाइल एसिड के साथ वहाँ पे क्या मिल गए, इंटेस्टाइनल बेसिस मिल गए, ठीक है। जो बेस है एल्केलाइन वो मिल गए और उनसे वहाँ पे क्या बन गया, बाइल सोल्ट्स में जो है वो वहाँ पे मिल गए। तो बाइल एसिड और इंटेस्टाइनल बेसिस ने मिलके वहां पे क्या बना दिया, बाइल सॉल्ट्स वहां पे बना दिए। अब ये कहता है बाइल एसिड्स कौन से होते हैं, इंटेस्टाइनल जो वहां पे बेसिस होंगे वो कौन से होंगे और कैसे बाइल साल्ट बनता है। तो ये कहता है कि बाइल जो एसिड्स है वो यूजुअली आपको कोलिक इसको हम जिस तरह एक तो ग्लाइको कोलिक और एक कोलिक एसिड जो है, ग्लाइकोकोलिक या
कोलिक एसिड जो है ये जो है आपस के अंदर दोनों जो है, या इसमें एक कोलिक भी आता है, या आप एक जो इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए एक टोरोकोलिक आता है वो लिख लो आप। एक सिंपल कोलिक या कोलिक एसिड भी होता है, तो आप एक बार टोरोकोलिक एसिड और ग्लाइकोकोलिक रख लो। याद रखने के लिए वहाँ पे सिंपल कोलिक या कोलिक एसिड के नाम से भी आता है, तो वो भी है, लेकिन आप यहाँ पे एक बार टोरोकोलिक और ग्लाइकोकोलिक जो एसिड है उसको याद रखिएगा। यहाँ पे कहता है कि आपको वहाँ पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या वहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर आपको बेसिस मिल जाते हैं। इनसे वहाँ पे क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है, बाइल सोल्ट। अब वो क्या होगा कि वहाँ से सोडियम जो है और पोटाशियम है वो इन एसिड के साथ मिल जाएंगे, और जो पीछे OH है ये यहाँ से H+ एसिड से क्या ले लेगा, यहाँ से H+ ले लेगा, और यहाँ पे OH है, इनके साथ ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाइल सोल्ट्स प्लस H2O वाटर बन गया। ठीक है, तो ये OH और H आपस में मिलके वाटर बना लिया। तो अगर ये टोरोकोलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा है तो वो अलग बनाएगा, या टोरोकोलिक एसिड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा है तो अलग बनाएगा। ग्लाइकोकोलिक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा है तो अलग बनाएगा। ग्लाइकोकोलिक अगर KOH के साथ जुड़ा है तो अलग बनाएगा। तो या तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ेगा या वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ेगा, तो उससे क्या बनेगा, बाइल साल्ट्स बनेंगे और साथ में एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएंगे। अब कहता है कि अगर वो सोडियम के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है, और पोटाशियम के साथ जुड़ते हैं तो क्या बनता है। तो कहता है अगर वो सोडियम के साथ जुड़ेंगे तो वहां पे सोडियम ग्लाइकोकोलेट या सोडियम ग्लाइकोकोलेट, मतलब अगर ये बना है तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट। अगर टोरोकोलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ा है तो उसने क्या बना लिया, सोडियम टोरोकोलेट। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़े हैं तो उन्होंने क्या बना लिया, पोटाशियम ग्लाइकोकोलेट या वहां पे पोटाशियम टोरोकोलेट। ये वहां पे बाइल साल्ट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे तो वहां पे सोडियम ग्लाइकोकोलेट मिले, चाहे वहां पे पोटाशियम ग्लाइकोकोलेट मिले, चाहे वहां पे सोडियम टोरोकोलेट मिले, चाहे वहां पे पोटाशियम टोरोकोलेट मिले, ये वहां पे आपको बाइल एसिड्स जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो बाइल एसिड्स रिलीज हुए लीवर से, वहां पे इंटेस्टाइनल बेसिस के साथ मिले और वहां पे बाइल साल्ट्स बन गई है। अब कहता है कि जितने भी ये बाइल साल्ट्स बाइल का जो फैट का इमल्सिफिकेशन करने के लिए यूज होंगे वो वहां पे यूज हो जाएंगे। बाकी जितने भी बाइल साल्ट्स हैं वो वापिस कहता है पोर्टल वेन से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, वो वापिस लीवर के अंदर चले जाएंगे। तो ये कहता है बाइल साल्ट वापिस, इसको मैं और अच्छे से आपको बताऊं, ये कहता है एक आपने टर्म देखनी है, एंटेरो हिपेटिक सर्कुलेशन, जिसको आप पोर्टल सर्कुलेशन भी बोलते हो, जो पोर्टल वेन से जाता है, तो इसको आपने पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, अब जो ये पोर्टल वेन के साथ आपको पता है जो जितने भी जीआई से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ साथ वहाँ पे क्या चला जाएगा, जो बाइल सोल्ट्स हैं वो भी कहाँ चले जाएंगे, लीवर के अंदर चले जाएंगे, और ये लीवर के अंदर जाके अपना काम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब उसका लीवर के अंदर क्या काम है और इंटेस्टाइन में क्या काम है। इंटेस्टाइन में तो हमने बता दिया फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। अब इन बाइल सोल्ट्स का लीवर के अंदर क्या काम है, गॉल ब्लैडर में इनका क्या काम है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो ये कहता है ये जो बाइल सोल्ट्स हैं
यह लीवर के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करते हैं। लीवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उनके अंदर हेल्प करेंगे। ये एक हम लीवर के अंदर बात कर रहे हैं कि ये बाइल साल्ट जो है ये लीवर में क्या करते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज, यह जो बाइल होता है, ठीक है, उसको सॉलिड बनने से प्रिवेंट करता है। बाइल को वहां पे सॉलिड बनने से प्रिवेंट करता है। अगर बाइल सॉलिड बन गया तो वहां पे स्टोन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्टोन्स बन जाएंगे। और ये यूजुअली स्टोन हमें कहाँ देखने को मिलती है? गॉल ब्लैडर में। तो उसको हमने बोल दिया गोल स्टोन्स। गोल ब्लैडर स्टोन बोल दो चाहे गोल स्टोन। तो ये किसको प्रिवेंट करता है? गोल स्टोन बनने से प्रिवेंट करता है। किसके लिए प्रिवेंट करता है? गोल स्टोन बनने से प्रिवेंट करता है। अगर वहां पे गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन जाता है, इसका मतलब वहाँ पे बाइल साल्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है अच्छे से, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो मतलब बाइल का सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये गोल स्टोन बनने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसने किससे प्रिवेंट कर दिया? गोल स्टोन बनने से प्रिवेंट किया गोल ब्लैडर के अंदर, और लीवर में ये मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है इसने इंटेस्टाइन के अंदर फैट का इमल्सिफिकेशन कर दिया। इसके अलावा ये क्या करता है? यह हमारी जीआई की जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी जो मोटिलिटी है, जो उसकी मोटिलिटी है उसको भी यह इंक्रीज करता है। उसको भी ये इंक्रीज करता है। जो जीआई की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है उनको हम लेग्जेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्जेटिव्स। जो जीआई की मोटिलिटी को इंक्रीज कर दे उसको हमने क्या नाम दे दिया? लेग्जेटिव्स। क्या नाम दिया? लेग्जेटिव्स। तो ये लेग्जेटिव्स जो है उसकी तरह काम करता है। कौन? बाइल साल्ट्स। क्यों? क्योंकि जीआई की मोटिलिटी को बढ़ाता है। तो ये लेग्जेटिव की तरह काम करेगा। तो किस चीज को रोकेगा? यह प्रिवेंट करेगा कॉन्स्टिपेशन को। ये किसको प्रिवेंट करेगा? कॉन्स्टिपेशन को। तो बाइल साल्ट एज ए लेग्जेटिव भी वहां पे काम करते हैं। तो इंटेस्टाइन के अंदर इसका एक तो बाइल का वहाँ पे इमल्सिफिकेशन कराता है और उसका फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। उसके अलावा वो जीआई की मूवमेंट बढ़ाता है। उसके अलावा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। लीवर के अंदर वो मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। गोल ब्लैडर के अंदर वो जो गोल स्टोन है उनको बनने से प्रिवेंट करता है। ये जो है वहाँ पे बाइल साल्ट के फंक्शन है, लीवर के नहीं, बाइल साल्ट के फंक्शन की हमने बात की है। ठीक है, अब ये कहता है कि अब हम बात करते हैं बाइल पिगमेंट्स की। ठीक है, तो ये कहता है जो बाइल पिगमेंट्स, ये कहता है बाइल पिगमेंट्स जो है एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। और हमारा मोटिव क्या होता है? इनको शरीर से बाहर निकालना। हमारा मोटिव है एक्सक्रीशन। हमारा मोटिव है कि हमने इसको एक्सक्रीट कराना है। ठीक है, अब हम कोई भी चीज हमारे शरीर से कैसे एक्सक्रीट करा सकते हैं? तो या तो हम स्किन से कराते हैं, नहीं तो हम यूरिन और फीसिस या स्टूल जिसको आप बोलते हो वहां से। तो हम इसको फीसिस और स्टूल की मदद से वहां पे बाहर जो है एक्सक्रीट कराना है। तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। बाइल पिगमेंट वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको हमने शरीर से एक्सक्रीट कराना है। इनके नाम क्या क्या होते हैं वो शायद आपने सुने हुए होंगे। तो नाम आ गए जी, बिलीरुबिन और एक आता है बिलीवर्डिन। सॉरी, तो ये दो वहां पे आपको बाइल पिगमेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो जो है वहां पे क्या देखने को मिलेंगे? बाइल पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ये कैसे बनते हैं, कैसे ये शरीर से बाहर जाते हैं, उसके बारे में हम हल्की सी बात करते हैं। तो ये कहता है कि आपको पता है कि जो स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर कहता है कि 1% जो डेली हमारी जो आरबीसी है जिसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, जैसे ही उनका लाइफ स्पैन पूरा होता है वो एज्ड हो जाती है और उनका डिस्ट्रक्शन डैमेज हो जाता है। ठीक है, एक तो वो ये बात कह दी उसने कि स्प्लीन के अंदर,
स्प्लीन के अंदर कहता है जो एरिथ्रोसाइट या आरबीसी है, एरिथ्रोसाइट्स कह दो चाहे आरबीसी कह दो, उनका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, उनकी डेथ हो जाती है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है हमारे ही मतलब जो फैगोसाइटोसिस के द्वारा जो मैक्रोफेजिस वहाँ पे पाई जाती है वो वहाँ पे इनका डिस्ट्रक्शन कर देती है। किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर एरिथ्रोसाइट या आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है उसको हम एक टर्म यूज करते हैं वहाँ पे, हीमोलाइसिस। क्या वर्ड यूज कर दिए, हीमोलाइसिस। तो एरिथ्रोसाइट्स जो है उसका या आरबीसी का वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी टूट जाएगी जिसको हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। ये फिजियोलॉजिकल है, कोई पैथोलॉजी नहीं, हमारे नॉर्मल शरीर के अंदर चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया एरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन या हीमोलाइसिस। ये तो हमने बात की स्प्लीन के अंदर। फिर वो कहता है जो लीवर है, लीवर के अंदर भी कहता है मैक्रोफेजिस पाई जाती है। उस मैक्रोफेजिस के ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आता है कि ये मैक्रोफेजिस फैगोसाइटोसिस का काम करता है, मतलब डैमेज या डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। किसको डिस्ट्रॉय करती है, तो वो कहता है, हम वैसे तो इसको लीवर फंक्शन में पढ़ेंगे लेकिन वो बोलता है कि ये मैक्रोफेजिस का नाम होता है कूफर सेल्स। क्या नाम हम यूज करते हैं, कूफर सेल्स। यह मैक्रोफेजिस है, मतलब हमारी प्रोटेक्शन करता है। ये मैक्रोफेजिस है, यह जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, मतलब जितने मेटल्स हैं, उसके अलावा जितने भी माइक्रोब्स, जो जितने बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, उनका फैगोसाइटोसिस कर देती है। फैगोसाइटोसिस करने का मतलब हो गया कि उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर दे। फैगोसाइटोसिस का मतलब उनको घेर के और निगल जाती है फैगोसाइटोसिस, तो डिस्ट्रॉय कर देती है। कौन, कूफर सेल। तो कई बार यही क्वेश्चन आया था कि लीवर के अंदर जो मैक्रोफेजिस पाई जाती है उसका नाम क्या है, कूफर सेल्स। ठीक है, ये हम फंक्शन के अंदर भी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इस कूफर सेल्स ने क्या कर दिया, जो लीवर के अंदर भी ये जो आरबीसीज हैं उनका डिस्ट्रक्शन करा दिया। तो अब आरबीसी जो है उनका डिस्ट्रक्शन कहाँ हो गया, लीवर के अंदर भी हो गया और स्प्लीन के अंदर भी हो गया, दोनों जगह आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब ये चीज आपको बेसिक पता लगी कि स्प्लीन में भी और लीवर में भी वहां पे आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यूजुअली हमें स्प्लीन का पता होता है, लीवर में भी होता है। ठीक है, अब ये कहता है कि जब वहां पे आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, हीमोलाइसिस होगा, इसको आप आरबीसी का ब्रेकडाउन ही लिख लो। आरबीसी का जो ब्रेकडाउन होगा तो वहां पे कहता है आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बाहर आएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज होगा वहां पे, तो वहां पे रिलीज हो जाएगा कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस हीमोग्लोबिन से कहता है कि वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे एक तो हीम और दूसरा वहां पे ग्लोबिन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो कहता है इस हीम से भी वहां पे पोरफायरिन रिंग बनती है, और एक वहां पे जिस तरह ये पोरफायरिन रिंग बनेगी, इस रिंग से जब ये रिंग टूटेगी तो वहां से आयरन जो है वो रिलीज होगा, और उसके अलावा वहां पे एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बाइल पिगमेंट बोलते हैं, बनता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, यह बिलीवर्डिन कहता है ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, यह ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है बिलीवर्डिन। ठीक है, अब ये कहता है जो ये ग्लोबिन है, ये ग्लोबिन है, इसके अलावा जो आयरन है, यह ग्लोबिन और जो ये आयरन है, ये दोनों वापस यूज हो जाते हैं, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और इनका वापस यूज किया जाता है, जिसको रिसाइकल बोलते हैं।
तो मतलब जो ग्लोबिन और आयरन जो है उन दोनों का रिसाइकल हो जाते हैं, वो दोनों उनका दोबारा यूज हो जाता है, वो एक बार स्टोर हो जाते हैं और बाद में उनको दोबारा यूज कर लिया जाता है। तो इस ग्लोबिन तो क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन भी है ये। तो ये ग्लोबिन है, यह लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। यह प्रोटीन कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीवर के अंदर, तो ग्लोबिन वहां पे स्टोर हो जाएगा। आयरन भी लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है, आयरन भी लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब पीछे बची है जी बिलीवर्डिन, जो भी यहाँ पे आरबीसी ब्रेक डाउन हुई है, आयरन का भी वहां पे जो है वो स्टोर हो गया, ग्लोबिन भी स्टोर हो गया। ये पहले हीम से पोरफायरिन रिंग बनती है और रिंग टूटने के बाद में बनती है। तो ये पोरफायरिन अगर नहीं याद रहे तो भी कोई जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अब बात करनी है हमें बिलीवर्डिन की। बिलीवर्डिन एक बाइल पिगमेंट है जिसका कलर हमने बता दिया ग्रीन कलर का ये सब्सटेंस होता है, ठीक है। पोरफायरिन रिंग से ब्रेक डाउन हुआ आयरन का, आयरन स्टोर हो गया, उधर ग्लोबिन भी स्टोर हो गया और उनका दोबारा यूज हो जाएगा। अब पीछे बची है जी बिलीवर्डिन, पीछे क्या बची है, बिलीवर्डिन। अब हम बात करते हैं बिलीवर्डिन की। कहता है यह बिलीवर्डिन जो है, यह बिलीवर्डिन बाद में ब्रेक डाउन होके इनका एंजाइम के द्वारा वहां पे ब्रेक डाउन किया जाता है और वहां पे बिलीरुबिन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, बिलीरुबिन। अब ये बिलीवर्डिन से चेंज हो गया बिलीरुबिन में। यह बिलीरुबिन भी बाइल पिगमेंट और वेस्ट प्रोडक्ट है। इसका कलर कैसा होता है, ये येलो कलर का वहां पे आपको सब्सटेंस देखने को मिलेगा, ये येलो कलर। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है, बिलीरुबिन जो है येलो कलर का वहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यह बिलीरुबिन कहता है कि यह बिलीरुबिन जो है इसका जो है डाइजेशन नहीं हो पाता, इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, और जब तक इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा इसको हम शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये इंटेस्टाइन से हमने इसको बाहर निकालना है या हमने इसको किडनी के द्वारा बाहर निकालना है, यूरिन के रास्ते से और स्टूल या फीसिस के साथ, वो यहाँ पे ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस बिलीरुबिन को, यह बिलीरुबिन अभी हम बात कर रहे हैं स्प्लीन के अंदर की। कहाँ की बात कर रहे हैं, स्प्लीन के अंदर की। तो ये स्प्लीन के अंदर जो बिलीरुबिन है यह पोर्टल वेन की मदद से लीवर के अंदर आ जाता है। कहां पे आ गया, लीवर में। किसके थ्रू आएगा, पोर्टल वेन के थ्रू। इसको लेके आने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिसको हम ट्रांसफर प्रोटीन बोलते हैं, उसका नाम है एल्बुमिन। क्या नाम है, एल्बुमिन। नाम आपने सुना होगा, ये हमारा जो मेन प्लाज्मा प्रोटीन है वो है एल्बुमिन। इसको हम ट्रांसफर प्रोटीन भी बोलते हैं क्योंकि यह बिलीरुबिन के साथ अटैच होता है, बाइंड होता है और उसको कहाँ ले आता है, लीवर के अंदर। तो इसको हम क्या बोल दिया, ट्रांसफर प्रोटीन। तो इस ट्रांसफर प्रोटीन ने क्या किया, बिलीरुबिन को लेके लीवर के अंदर आ गया, ठीक है। अब जो ये लीवर के अंदर आ गया तो वहां पे कहता है अब लीवर के अंदर सेल डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन यहाँ पे भी होता है, तो बिलीरुबिन यहाँ पे भी बनता है। कुछ बिलीरुबिन स्प्लीन से आ गया, तो स्प्लीन से आ गए यहाँ पे आ गए दोनों। तो ये कहता है ये जो बिलीरुबिन अब लीवर के अंदर आया है, इस बिलीरुबिन को वहां पे एक एसिड जो है वो मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एसिड। उस एसिड का नाम है ग्लूकोरोनिक एसिड। क्या नाम है, ग्लूकोरोनिक एसिड। यह ग्लूकोरोनिक एसिड जब बिलीरुबिन के साथ मिल जाता है तो अब ये इसको वाटर सोल्यूबल बना देगा। अब इसका डाइजेशन भी हो जाएगा, अब इसका वहां पे एक्सक्रीशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम निकाल देंगे। अब ये कहता है ये बिलीरुबिन जब ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिलता है तो अब ये वाटर सोल्यूबल हो गया। तो अब ये कहता है भी अब हमने इसको नाम देना है। तो कहते हैं जब ये बिलीरुबिन ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिलता है तो उस प्रोसेस को उसके साथ रिएक्शन करता है, तो उसको हमने वर्ड यूज किया है कंजुगेशन। क्या वर्ड यूज किया है, कॉन्जुगेशन या कंजुगेशन, जो भी आप इसको बोलते हो। तो इसको आपने नाम दे दिया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन,
क्या नाम दे दिया? कॉन्जुगेशन। अब ये कहता है ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस से पहले जो बिलीरुबिन है, जो वाटर इनसोल्यूबल है, उसको तो हम बोल देते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इस बिलीरुबिन को हम क्या नाम दे देते हैं? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। जो बिलीरुबिन ग्लूकोरोनिक एसिड से बाइंड होने से पहले वाला बिलीरुबिन है, उसको हमने नाम दे दिया अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, या इसको हम नाम दे देते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। जब ये कॉन्जुगेट हो जाता है किसके साथ? ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ। जैसे ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट हो गया, अब जो बिलीरुबिन रहेगा वो बन गया जी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। उस बिलीरुबिन को आप क्या नाम दे दोगे? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, या उसको आपने बोल दिया डायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन क्या नाम दे दिया? डायरेक्ट बिलीरुबिन या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। जैसे ये लीवर के साथ कॉन्जुगेट हो गया, अब ये क्या ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट हो गया, तो अब इसको हमने नाम दे दिया कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये कहां पड़ा है? लीवर के अंदर। तो अब ये लीवर में बाइल के साथ, ये किसके साथ मिक्स होगा? मिक्स विद बाइल। यह जो बाइल अब जा रहा है लीवर से, उसके साथ ये मिक्स होगा और ये पहुंच जाएगा ड्यूडेनम के अंदर। कहां पहुंच गया? ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, यह ड्यूडेनम में जब पहुंच गया तो वहां पे इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये वाटर सोल्यूबल हो गया। अब ये इसको हमारे एंजाइम्स जो है, केमिकल्स जो है, बैक्टीरिया जो है, ये सब इसको तोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया किसका? जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन का। जैसे ही इनका ब्रेक डाउन होगा तो अब ये लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, रेक्टम से होता हुआ, यह स्टूल के साथ, इसके साथ ये जो बिलीरुबिन जो था वो बाहर निकलेगा। जब ये स्टूल के साथ बाहर निकलता है तो इसको हम वर्ड यूज कर देते हैं स्टर्कोबिलिन। क्या वर्ड यूज कर देते हैं? स्टर्कोबिलिन। तो जब जो बिलीरुबिन स्टूल के साथ बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं कि ये स्टर्कोबिलिन के रूप में चेंज होके बाहर निकल गया। कि जो बिलीरुबिन ब्रेक डाउन होने के बाद में जो स्टर्कोबिलिन बनता है, वो स्टर्कोबिलिन स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। चाहे तो ऐसे बोल दो, चाहे ऐसे बोल दो कि जो बिलीरुबिन स्टूल के साथ बाहर निकलता है उसको हम स्टर्कोबिलिन बोलते हैं। उस बिलीरुबिन को क्या नाम देते हैं? स्टर्कोबिलिन। तो जो बिलीरुबिन स्टूल के साथ बाहर निकल रहा है उसको हमने बोल दिया स्टर्कोबिलिन। ठीक है, अब आपको पता है ये येलो कलर का तो था ही बिलीरुबिन। अब ये स्टूल को कौन सा कलर प्रोवाइड कर देगा? येलो कलर प्रोवाइड कर देगा। येलो कलर प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा ये मतलब बहुत हम बोल सकते हैं कि फाउल ऑर्डर होती है इसकी, बुरी मतलब बदबूदार होता है। इसीलिए जो हमारे स्टूल के अंदर फाउल स्मेल आती है वो बिलीरुबिन की वजह से। उसने कलर भी प्रोवाइड कर दिया और स्मेल भी उसने प्रोवाइड कर दी। तो यह येलो कलर स्टर्कोबिलिन के रूप में। ठीक है, अब ये कहता है कि जो बिलीरुबिन बच गया वो ब्लड के अंदर चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब वो ब्लड के अंदर जाएगा तो आपको पता है ब्लड में जाएगा तो ले दे कि जितना भी ब्लड है वो सारा हार्ट के अंदर जाता है, वो हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है। तो ये कहता है वो जो बिलीरुबिन है, जो ब्रेक डाउन हो गया था बिलीरुबिन का, एक तो स्टूल में चला गया, दूसरा कहता है ब्लड में जाके और किडनी में आ जाता है। कहाँ आ गया? किडनी से। अब इसको किडनी से बाहर निकालेंगे तो किडनी से बाहर कैसे निकालेंगे? यूरिन के रूप में। किसके रूप में? यूरिन में। तो जो यूरिन के अंदर बिलीरुबिन जाता है उसको हम बोलते हैं यूरोबिलिन। यूरोबिलिन। क्या बोल दिया? यूरोबिलिन।
तो जो स्टूल के रूप में जाएगा बिलीरुबिन वो स्टर्कोबिलिन, जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा उसको बोल दिया यूरोबिलिन। क्या नाम दे दिया? यूरोबिलिन। तो जो बिलीरुबिन था वो जब ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट हुआ तो उसके बाद में इसका ब्रेक डाउन होना, इसको डाइजेशन, इसका एब्जॉर्प्शन होकर इसको बाहर निकालने का प्रोसेस है वो हमने किया। तो उसको हमने डाइजेस्ट करके और एक्सक्रीट करा दिया स्टूल के द्वारा, जिसको हमने वहां पे बोल दिया स्टर्कोबिलिन। जो यूरिन के रास्ते से गया उसको बोल दिया यूरोबिलिन। समझ आई? तो इस तरह से हमने वहां पे किसका मतलब वहां पे बिलीरुबिन जो है उसका एक्सक्रीशन करा दिया। ये तो होगी आइडियल कंडीशन जो हमारी बॉडी में चलती रहती है। ठीक है। बाई चांस बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बन गया, एक बात, या बिलीरुबिन एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, दो बात। तीसरी बात कि वो एक्सक्रीट क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है कि वो ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिलके कंजुगेट ना हो पा रहा हो, और जब तक वो कंजुगेट नहीं हो पाएगा हमारे शरीर से बाहर नहीं जाएगा। तो अब मतलब नहीं जाएगा वो किसी भी वजह से अगर नहीं जा रहा है, दो चीज, या तो वो बन ज्यादा रहा है, या वो शरीर से बाहर कम निकल रहा है, या वो नहीं निकल रहा। उन दोनों ही कंडीशन में जो ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, मतलब जो बिलीरुबिन की नॉर्मल अमाउंट है, जो बिलीरुबिन है वो उसकी जो नॉर्मल रेंज है, अब वो रेंज कितनी है वो हम पैथोलॉजी में बात करेंगे, ये टॉपिक फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जो बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज है अगर वो इंक्रीज हो जाती है, अगर वो इंक्रीज हो जाती है, अब इंक्रीज किस वजह से होगी? या तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन, या तो बिलीरुबिन ज्यादा बन रहा है। अब फिर वही बात आ गई, ज्यादा कैसे बन सकता है? तो वो कहता है अगर बहुत ज्यादा आरबीसी टूट जाए, ऐसी कोई कंडीशन हो जाए जिसके अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा टूट जाए, जिस तरह किसी का ब्लड ग्रुप अलग है और आपने उसको ब्लड अलग चढ़ा दिया, तो वहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को हमने नाम दिया था हीमोलाइसिस। क्या नाम दिया था? हीमोलाइसिस। अगर हमारी शरीर के अंदर मैसिव बहुत ज्यादा हीमोलाइसिस हो जाए तो वहां पे जो है बिलीरुबिन का लेवल जो है ब्लड के अंदर बढ़ सकता है। दूसरा किस वजह से? अगर वहां पे डिफिकल्टी हो या प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी हो या प्रॉब्लम हो किसके अंदर? इन एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन। अगर किसी भी वजह से जो बिलीरुबिन है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है, उन कंडीशन के अंदर बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। या तो वो अचानक से ज्यादा बन गया हीमोलाइसिस की वजह से, या वो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इन दोनों ही कंडीशन में बिलीरुबिन की जो नॉर्मल रेंज है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज्ड। क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जब बिलीरुबिन की नॉर्मल जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, अगर ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल अगर बढ़ गया, उस कंडीशन को हम जॉन्डिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, जिसको आप पीलिया बोलते हो। ठीक है। तो जॉन्डिस कब होता है? जब ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ेगा? या तो अचानक से बहुत ज्यादा आरबीसी टूट गई जिससे बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बन गया, तो वो जो बढ़ा हुआ बिलीरुबिन है वो शरीर से अभी तक बाहर निकल रहा है, या वो धीरे धीरे निकलेगा। तो जब तक वो बिलीरुबिन ब्लड में पड़ा रहेगा तब तक आपको जॉन्डिस रहेगा। या वहां पे आपके शरीर में कोई ऐसी कंडीशंस होगी जिनकी वजह से जो बिलीरुबिन है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ गया, तो उसको बोल दिया जॉन्डिस। जिस मर्जी वजह से अगर बिलीरुबिन आपके ब्लड में बढ़ रहा है तो उसको बोल देंगे जॉन्डिस। तो अब आपको पता लगा जॉन्डिस बोलते किसको है। अब जॉन्डिस किस वजह से बढ़ता है, मतलब जॉन्डिस क्यों होता है, कैसे होता है, कर्निकटेरस क्या चीज है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस के टाइप्स क्या क्या है, वो सब हम डिजीज पोर्शन के अंदर करेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना बताया कि नॉर्मल कैसे एक्सक्रीट होता है, अगर वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है तो ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे वहां पे जॉन्डिस देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, इससे पहले बाइल, अगर आपसे कोई पूछ ले बाइल का कलर कैसा होता है,
बाइल का कलर कैसा होता है, तो आप क्या बताओगे कलर कैसा होता है बाइल का? तो वो कहता है बाइल का कलर जो है वो कहता है एक तो ओलिव ग्रीन कलर का भी हो सकता है, ये ओलिव ग्रीन, ठीक है, एग्जाम में ओलिव ग्रीन भी आ सकता है, या वो आपसे बोल सकता है येलोइश कलर हो सकता है, या वो आपको कह सकता है जो है ब्राउन कलर भी, डार्क ब्राउन कलर भी हो सकता है। ये जिस तरह हमारी जो मतलब डाइट पैटर्न होगी उस हिसाब से वो कहता है कि या तो आपको ब्राउन कलर या येलोइश कलर या ओलिव ग्रीन कलर जो है वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये चीज हुई। अब हमने लीवर के जो फंक्शन पढ़ने हैं उनसे पहले एक दो टर्म आती है, उसके बारे में आप देखो तो वो कहता है कि दो वर्ड आते हैं वहां पे, कोली रेक्टिक, एक आता है कोली गोगी, कोली गोगी या कोली रेक्टिक, ठीक। कोलीगैगिक एजेंट्स या कोलीगैगिक या कोली रेक्टिक एजेंट्स, ये क्या चीज है? ये एक बार एग्जाम में पूछा था भाई कोलीगोगी क्या होता है, कोली रेक्टिक क्या होता है। कहता है कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स जो लीवर को स्टिमुलेट करे बाइल सिक्रेशन के लिए, ऐसे एजेंट्स या ऐसे हार्मोन्स या ऐसे केमिकल्स, एक ही बात है, वो हार्मोन्स ही हैं, ठीक है। तो वो है तो केमिकल, वो है तो एजेंट, ये सब हार्मोन्स, एजेंट या केमिकल जो लीवर को स्टिमुलेट करे किसके लिए, बाइल को सिक्रीट करने के लिए, उनको हम कोलीरेक्टिक एजेंट्स बोलते हैं। कोलीरेक्टिक एजेंट्स कौन से हुए? जो लीवर को स्टिमुलेट करे बाइल के सिक्रेशन के लिए, उनको हमने बोल दिया कोलीरेक्टिक एजेंट्स। तो इसने किसको स्टिमुलेट किया? लीवर को। किसके लिए किया? बाइल सिक्रेशन के लिए, ठीक। उसको हमने बोल दिया कोलीरेक्टिक एजेंट। अब आया कोलीगोगिक एजेंट कौन से? कहता है ऐसे एजेंट्स, ऐसे केमिकल, ऐसे हार्मोन्स, एक ही बात, सेम वही, जो गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करे बाइल के सिक्रेशन के लिए। उसने किसको किया था? लीवर को। ये किसको कर रहे हैं? गॉल ब्लैडर को। जो गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करे किसके लिए? तो सेम वही, बाइल सिक्रेशन के लिए। तो कोलीगोगिक ने किसको किया? गोल ब्लैडर को। तो ये जी से गोल ब्लैडर याद रख लेना। और कोलीरेक्टिक ने किसको किया? लीवर को। तो जो एजेंट या जो हार्मोन लीवर को स्टिमुलेट करते हैं किसके लिए? बाइल सिक्रेशन के लिए, वो तो हो गए कोलीरेक्टिक। जो कोलीगोगिक कौन से हुए? जो गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं किसके लिए? बाइल सिक्रेशन के लिए। अब हमें देखना है कि वो कौन से एजेंट है, वो आप बता सकते हो। वो सेम वही जो आपको पहले बताया, सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन। और इसके अंदर मेन कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम की दृष्टि से? वो है सीसीके। तो ले दे के हम किसकी बात कर रहे हैं? सीसीके की। सिक्रेटिन और ये भी है, लेकिन मेन जो यहाँ पे रोल रहेगा वो सीसीके का रहेगा। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो सीसीके पूछा जाएगा। तो सीसीके का एक्शन जब लीवर के ऊपर हो, किसके लिए? बाइल को सिक्रीट कराने के लिए, तो उसे बोलेंगे कोलोरेक्टिक एक्शन। जब सीसीके किसको स्टिमुलेट करे? गॉल ब्लैडर को, तो उसको बोल देंगे कोलीगोगिक एक्शन। एक्शन का मतलब एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब बाइल का सिक्रेशन। बाइल का सिक्रेशन जब गॉल ब्लैडर किसके रिस्पॉन्स में कराए? सीसीके के, तो वो तो हो गया कोलीगोगिक। जब लीवर सीसीके के स्टिमुलेशन में बाइल का सिक्रेशन करे, वो हो गया कोलीरेक्टिक एक्शन, ठीक है। तो ये यूजुअली जो टर्म्स हैं इनके बारे में हमने वहां पे बात की है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे कि लीवर के फंक्शंस क्या है, या कुछ हल्की फुल्की डिटेल जो अभी जो बतानी रह गई है वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।